नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि ये रेगुलर वीडियो चल रहे हैं, नंबर 2 खाना, नंबर 3 खाना, उसके बाद 4 खाना, तो उसके बीच बीच में मैं कुछ इस तरह की वीडियो अपने मेमोरी के हिसाब से लाऊंगा। अचानक मुझे पन्ने पलटते हुए दिख जाएंगे अपने नोट्स के या अपने रिसर्च वर्क के, तो मैं ये पसंद करूँगा कि आप लोगों को वो चीज़ें बता के जाऊँ मैं। तो पिछली बार मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको मैं वो चीज़ डिटेल करूँगा जो शायद अभी तक कहीं आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। हालांकि लाल किताब में आपने इस टॉपिक को देखा है, लाल किताब में ये चीज़ है। वो क्या है? दिमाग के 42 हिस्से या 42 खानों के ऊपर, इसके ऊपर लाल किताब में दिया हुआ है, लेकिन कई जगह बहुत कुछ डिटेल नहीं है उस पर, जबकि ये लाल किताब का बहुत ही एक अहम हिस्सा है। इसके द्वारा हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाले जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, डिसीज़ हो जाते हैं, उनके बारे में, उनके कारणों के बारे में भी जान सकते हैं और उनकी रेमेडी भी सिंपल उपायों से कर सकते हैं, मतलब खान पान के हिसाब से। दूसरे इसके उपाय बिल्कुल अलग होंगे, खान पान के हिसाब से होंगे। ये नहीं कि हमने बोला कि साहब बुध 12वें में है तो आप खाली मटके बहाओ, ये उस तरह वाले उपाय नहीं होंगे। ये फूड हैबिट्स के ऊपर होंगे कि किस तरह का खाना, किस तरह की साग सब्जियां आपको खाना चाहिए, उसके लिए ये इस तरह के उपाय मैं आपको बताऊंगा। तो बग़ैर ज़्यादा समय ख़राब किए मैं ये शुरू करता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं बता दूँ कि जिस प्रकार सबको ये मालूम है कि आज तक ब्रेन का सिर्फ 10% हिस्सा ही लोग जान पाए हैं, साइंटिस्ट लोग 90% हिस्सा अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए। वैसे शायद मैं भी अभी तक 10-5% हिस्सा ही ये खाने के ऊपर कर पाया हूँ, जबकि मैं बरसों से इस पे लगा हुआ हूँ। और अभी तक जो मेरे को समझ में आया, जो लगा, वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो इस पे आप मुझसे पूछने के बजाय आप उसको खुद एनालाइज करना, क्योंकि मैं खुद ही इसमें शोध कर रहा हूँ और मैं अपनी फाइंडिंग्स आप में बता रहा हूँ। इसको आप एक हाइपोथेसिस टाइप का लेना। जैसे आपने इसमें केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले ये बोला गया था डाल्टन के द्वारा कि पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा मॉलिक्यूल या एटम है। मॉलिक्यूल, 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल और एक एटम है, ये सबसे छोटा हिस्सा। लेकिन बाद में जैसे जैसे इसमें तरक्की होती गई, शोध होते गए, मालूम पड़ा कि एटम सबसे छोटा है। उसके बाद में और हुए कि एटम से भी छोटे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह ये हैं। तो ये एक सतत प्रोसेस है रिसर्च की जो चलती रहती है, और ये मैं यही कह रहा हूँ कि हाइपोथेसिस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे लगा। तो आप इसको आगे बढ़ाइए। तो मैं इसमें कुछ शुरू में वो लगा रहा हूँ, क्या कहते हैं, स्लाइड्स, जिसमें एक दिमाग का चित्र भी है, और उसके बाद दिमाग के चित्र के बाद दूसरा स्लाइड खाने के ऊपर है, जो लाल किताब के अनुसार 42 खाने बनाए गए हैं वो हैं। और तीसरा जो है, हमने दोनों को मिला दिया मेडिकल साइंस के हिसाब से, जो मुझे आगे एग्जाम्पल में लेना है कि एक मस्तिष्क के ऊपर अपने राहु और मंगल का इंटरेक्शन क्या है, इसके ऊपर है, वो आगे काम में आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो जो है आज कंप्लीट होगा। इसके बाद मुझे कुछ और शायद वीडियो बना के देने पड़ें, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है। शुरू तो किया मैंने, लेकिन मुझे लगा कि ये मामला इतना बड़ा है कि ये एक आध में आएगा नहीं,
और मैं जल्दी जल्दी शॉर्टकट मारूंगा तो आपके समझ में आएगा नहीं। तो मैं ये शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो स्लाइड है मैंने बता दिया, चित्र है दिमाग का। दूसरा है उसका आपका दिमाग का लाल किताब के हिसाब से 42 डिवीजन्स हैं। 42 डिवीजन्स मतलब 42 एक हिस्से में, 42 दूसरे हिस्से, वो मैंने लिख भी दिया ऊपर। और उसके बाद वो जो दूसरा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्पल जो मुझे देना है उसका लगाया। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। हालांकि मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं कैसे इसको शुरू करूँ, कैसे ख़त्म करूँ। इसके लिए मुझे आप थोड़ा माफ़ करना, टॉपिक इधर उधर हो जाए तो दिमाग में जैसे है मालूम है कि दिमाग में 2 हिस्से होते हैं जिसको हेमिस्फीयर बोलते हैं, माने अर्धगोलाकार हिस्से होते हैं। हेमिस्फीयर मतलब ये इस तरह से हो गई है, इस तरह से ये 2 मुट्ठियाँ हैं, ये इस तरह से जुड़ी होती हैं। और ये दोनों इंडिपेंडेंट भी होते हैं और एक दूसरे से लिंक्ड भी होते हैं। तो ये जो हमने बताया ये हिस्सा, इस हिस्से में भी 42 होते हैं और इस हिस्से में भी 42 विभाग होते हैं लाल किताब के अनुसार। अब इसमें ये है कि ये मेडिकल साइंस के हिसाब से 42 डिवीजन्स नहीं हैं, ये लाल किताब ने किए हुए हैं अपने ज्योतिष के हिसाब से। और 42 ही क्यों किए हैं? 42 राहु की अवधि के हिसाब से किए हैं। 42 साल तक राहु की अवधि होती है, इसलिए किए हुए हैं। ये तो आप लाल किताब पढ़ेंगे उसमें भी है, लेकिन मैं और बाहर से तो कहीं से ना लाऊंगा नहीं, वही दे रहा हूँ। क्योंकि लाल किताब में ये है कि ये जो अपना सर है, ये जो खोल है ये वाला, ये बुध को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अंदर एक लहर बहती रहती है जिसको कॉस्मिक वाइब्रेशंस भी बोलते हैं। ये लहर राहु की होती है जो दिमाग को एक्टिव रखती है, राहु की लहर। और इस राहु की लहर को कंट्रोल करने वाला जो है मंगल भी मौजूद रहता है इस जगह पे कहीं, वो मैंने नक्शे में लगाया है। और जब तक मंगल के कंट्रोल में राहु रहता है, राहु की लहरें भी कंट्रोल में रहती हैं और आदमी एक बैलेंस्ड लाइफ पास करता है। तो इधर कहीं होता है, मैंने उसमें चार्ट में दिया हुआ है कि जहाँ पर ये अपना नंबर 1 है, यहाँ पर मंगल का कंट्रोल है, ये हाइपोथैलेमस भी बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है, थर्मल सेंटर भी है ये। और राहु की जो लहरें हैं इसके अंदर भूरी रहती हैं। तो राहु की लहर अगर बैलेंस्ड है तो बहुत अच्छा है, आदमी विद्वान बनता है, सब कुछ होता है। लेकिन राहु की लहर अगर गड़बड़ा गई, इरेगुलर हो गई, तो आदमी उलटपटांग काम करने लगता है। मतलब ये राहु अगर किसी भी खाने में ऐसा बैठ जाए उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो उस खाने से हमें दिमागी खाने को लिंक करके देखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि राहु 12वें में बैठा है तो वो मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर ही देता है और दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात भी लाने का वो सबब बन जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो राहु आया है 12वें घर में, उसका कनेक्शन दिमागी खाने के साथ मिला के फिर देखना पड़ेगा कि गड़बड़ी कहाँ पर है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हेमिस्फीयर हैं, ये दिमागी गोले जो 2 हैं ये इस तरह के, ये क्या है। ये हेमिस्फीयर स्पॉन्जी मटेरियल के बने होते हैं, बिल्कुल स्पॉन्जी होते हैं, मतलब जैसे स्पॉन्जी बॉल होता है, आप उसको दबाओ छोड़ो उस तरह का होता है। और ये बना कैसे होता है, ये फैट और प्रोटीन से बना होता है। तो ये जो स्पॉन्जी जो दिमाग है, जिसको फिज़िकल दिमाग जिसको मगज या भेजा भी कहते हैं, ये स्पॉन्जी मटेरियल जिससे बना होता है। ये स्पॉन्जी मटेरियल आपका फैट और प्रोटीन से मिलके बनता है। फैट और प्रोटीन भी 2 तरह के इसमें इंक्लूडेड होते हैं। एक वेजिटेरियन प्रोटीन जो गुरु की वजह से आता है, और एक नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन जो राहु केतु की वजह से आता है। इनका इन्फ्लुएंस रहता है।
अब मेन क्या है कि मेन इंग्रेडिएंट्स इस स्पॉन्जी मटेरियल का ग्रहों के हिसाब से, ये मैं ज्योतिष के हिसाब से बता रहा हूँ, इसमें मेडिकल साइंस मत मिक्स करिएगा। ये गुरु, शुक्र और चंद्र के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। ये मटेरियल, ये जो गुरु, शुक्र और चंद्र का बेस बना इस पे, और इसके अंदर बहुत सारी मतलब ब्लड वेसल्स, कैपिलरी ब्लड वेसल्स पड़ी रहती हैं काम के लिए, और नर्व्स का जाल बिछा रहता है। इन्हीं नर्व्स के जाल के ऊपर राहु की लहरें काम करती हैं। तो इस मतलब ये खोपड़ी जो रिप्रेजेंटेटिव है बुध का, इसके अंदर राहु की लहरें उठती हैं। इन लहरों को कंट्रोल करने वाला मंगल भी मौजूद होता ही है, लेकिन मंगल की ताकत जब कम बढ़ होने लगती है तो उसमें भी इरेगुलरिटीज़ होने लगती है। मतलब आप ये सोचिए कि मैं एक इस छोटे टॉपिक के ऊपर बता रहा हूँ, एक छोटा सा हिस्सा लिया है और इसमें इतना डिटेल लग रहा है, तो मुझे नहीं मालूम मुझे इस पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। ये आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये छोटा टॉपिक हम बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। कोशिश तो कर रहा हूँ मैं। तो ये जो है, मैंने आपको क्या बताया, स्पॉन्जी मटेरियल के बारे में बताया, ये किस ग्रह के रिप्रेजेंटेटिव होता है। ब्लड वेसल्स होता है, और जो छोटे छोटे कैपिलरीज जाती हैं उससे इसको न्यूट्रिशन मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये दिमाग जो है, जो राहु की लहर में काम करता है, राहु की लहर अर्थात कॉस्मिक वाइब्रेशंस जो काम ये करता है, उसकी वजह से ये ब्रेन, जैसे हार्ट में पल्स मूवमेंट होता है उसी तरह का इसमें भी होता है। इसलिए ये स्पॉन्जी मटेरियल एक तरह सा ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर का काम करता है। जो कॉस्मिक वाइब्रेशन राहु के हैं उनको ऑप्टिमम लेवल पे बढ़ा के रखता है, मतलब ना घटने देता है ना बढ़ने देता है, और इसके पूरे कंट्रोल मंगल का रहता है। जैसे लाल किताब में बताया गया है कि राहु हाथी है तो मंगल महावत है। तो इसके रिलेटेड मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस भी बाद में शेयर करूंगा। अगर यहाँ टाइम बचा तो यहीं कर दूंगा, नहीं तो बाद में करूंगा। वो ये ऐसा था इसमें कि इसके बारे में मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा इसके फिलोसफिकल साइड में चलते हैं। जैसा हमें मालूम है कि अपना ये जो दिमाग है, ये जो मगज जिसको बोलते हैं, इसके दो ग्लोब्स बने हुए, हेमिस्फीयर हैं, अर्धगोल, गोलाकार। तो इसमें जो बायां है और दाहिना है, ये है तो एक जैसे, लेकिन दोनों के ओरिजिन अलग है। बायां जो है सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जन्म जन्मांतर की जो अपनी यादें, पुनर्जन्म के जो भी एक्सपीरियंस और प्रारब्ध के भोग, ऋण इत्यादि जितने हैं उनका लेखा जोखा ये बाएं ग्लोब पे रहता है। और बायां ग्लोब जो है उसमें भी 42 हिस्से, इस पर भी 42, दाहिने में भी 42 हिस्से। बायां ग्लोब जो है कुछ अपने हिसाब से चीज़ें दाहिने ग्लोब को ट्रांसफ़र करता रहता है। अब ये कैसे ट्रांसफ़र करता है कि आपको मालूम होगा कि जिस प्रकार कुंडली का 12वां घर अभी अभी बीते हुए पिछले जन्म का संकेत देता है, उसी प्रकार ये दिमागी खाने का जो 12वां घर है, ये बाएं जो हेमिस्फीयर का 12वां घर दाहिने हेमिस्फीयर के पहले घर के साथ लिंक बना लेता है, और कितनी सप्लाई किस किस चीज़ की, प्रारब्ध की, ऋण की, क्या जो वहाँ जमा है डेटा बैंक में देता रहता है। और फिर इस लिंक के थ्रू ये चीज़ें अपने दाहिने ग्लोब में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। अब यहाँ मैं फिर बता रहा हूँ कि इस पे आप मेडिकल साइंस को मत यूज़ करता। ये एक लाल किताब की थ्योरी है जिसको मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके 12वें हिस्से से यहाँ जब आएगी चीज़
तो ये एक नंबर पे ये ट्रांसफ़र होगी। वो किस तरह से, और ये जो लिंक बनेगा, जो एक पाइपलाइन डलेगी, ये पाइप होगी केतु की। हमें मालूम है कि लाल किताब में बोला गया है, केतु पिछले जन्म के कर्म का लेखा जोखा लेकर इस जन्म में अपीयर होता है, और राहु उस कर्म के हिसाब से शनि की अदालत में उपस्थित होता है। तो एक केतु हो जाता है वकील सफाई, और ये हो जाता है सरकारी वकील राहु। दोनों वहाँ अपनी अर्जियाँ लगाते हैं और फिर शनि फैसला करते हैं। तो मैं उसी सिद्धांत को यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ कि जो 12वां है वहाँ पे, 12वां मतलब वहाँ पर कुंडली के 12वें को नहीं, वहाँ पर हम दिमागी खाने के 12वें को लेंगे, और यहाँ पे भी हम दिमागी खाने के 12वें के साथ पहले के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये मैंने जहाँ तक सीखा है या पाया है। अब जो है ये फ्लो कितना बनेगा, ये फ्री फ्लो होके आएगा या ऑब्स्ट्रक्शन होके आएगा, ये क्या होके आएगा? ये किसी भी चीज़ में अगर हम रेगुलेशन नहीं रखते हैं तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। तो इसमें भी कंट्रोल कौन सा करता है? उधर के 12वें से जो सप्लाई लाइन डली है, यहाँ तक आई है और ये जा रही, इसको कौन कंट्रोल करता है? उसको हमारे यहाँ पे जो स्थिति है, यहाँ पर इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रेगुलेटर का काम करता है कब ज़्यादा का। तो इसीलिए इस पिट्यूटरी ग्लैंड या आज्ञा चक्र को जागृत करने का मतलब ये होता है कि हम उस ग्लैंड के कंट्रोल को अपने हाथ में यौगिक क्रियाओं द्वारा ले लेते हैं, और फिर हम खुद डिसाइड करने लगते हैं कि हमें बाएं हेमिस्फीयर की जो चीज़ें हैं वो दाहिने हेमिस्फीयर की में लाना कितना लाना है और कितना नहीं लाना है, तब हम कंट्रोल ले लेते हैं। तो बायां हेमिस्फीयर आपको ही मालूम है, किताबों में भी ये सब बोलते हैं, बायां दाहिने को कंट्रोल करता है, दाहिना बायां को कंट्रोल करता है। ये तो एक स्थूल रूप हो गया, फिजिकल जिसको बोलते हैं। अब बायां जो है इसका हिसाब किताब कुछ अलग है। ये एक तरह से क्लाउड स्टोरेज का काम भी करता है, मतलब आदमी की मौत हो जाने के बाद भी बाएं हेमिस्फीयर की जो फिजिकल चीज़ें हैं वो तो नष्ट हो जाती हैं अंतिम संस्कार के बाद, लेकिन जो उसका क्लाउड में स्टोरेज रहता है वो तो बना रहता है, उस पर बराबर चलता रहता है। आदमी कब आया कब गया, क्या कर्म किए, उसका तकदीर में और क्या जुड़ गई क्या निकल गई, ये चीज़ें चलती रहती है उस पर। तो इस तरह से बराबर ये चलता रहता है। तो ये लिंक बना लेफ़्ट से राइट। अब इसी तरह मैं जो आपको बता रहा था कि ये जो 42 खाने हैं, दाहिने में 42 और बाएं में 42, अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये टोटल 84 होते हैं। अब ये आपको नहीं लगता सुनने में कि ये जो नरक 84 का जिक्र होता है लाल किताब में, शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा, ये कहीं यहाँ से भी मतलब कनेक्टेड है? इस पर मैं काम अभी कर भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड तो है। अब 42 का जो राहु है, 42 और 42 84, ये किस प्रकार काम करता, मतलब इन लोगों ने ये बता दिया है लाल किताब के अनुसार कि ओवरऑल दिमाग के जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो राहु के अंडर में होती हैं। बाकी ग्रह उसको सिर्फ अपना मैसेज देते हैं कि हमें ये करना है, प्रोसेस वो करता है। और जैसा मैंने बताया केतु ने लाइन डाल रखी है उसकी, तो केतु के हिसाब से ये आपका इसमें आता है, ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर की थ्योरी है। इसके बाद मैंने अभी जो चित्र लगाया हुआ है उसमें मैंने लेफ़्ट राइट हेमिस्फीयर में कहाँ कहाँ पे क्या खाना नंबर है वो भी लगा दिया है, और किस खाने नंबर से किस दिमागी खाने से
टेबे का कौन सा खाना कनेक्टेड है, इसके बारे में मैं शायद अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो बड़ा भारी टॉपिक है, वो भी एक बड़ा टॉपिक है। उसमें मुझे चार्ट शायद लगा के और उसको लिंक में डालना पड़ेगा जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। मुझे ऐसा भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे अगर वीडियो के साइड में मैं डिस्प्ले में लगाऊंगा तो वो दिखेगा ही नहीं, मेरा ये अंदाज़ है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस टॉपिक पे किसी किस्म की कुछ ऐसी ढिलाई हो जाए कि वो समझ में नहीं आए। तो ये मैंने एक आउटलाइन दे दिया है। अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा कि मेरा एक एक्सपीरियंस ये दिमागी लहरों वाला और ये क्या है। तो मैं अपने शुरुआती फेज से बताता हूँ कि जब मैं ये कर रहा था, ये शायद 1977 की बात है, तब मैं ये देखता था कि पेशेंट के हिसाब से कौन सा पेशेंट कितना सीरियसली बीमार है या किसका अंतिम काल है, उसकी टेबे को एनालाइज कैसे करें। तो मेरे एक परिचित डॉक्टर भी थे, उनको काफ़ी नॉलेज था लाल किताब का, लेकिन उनका एक बड़ी ख़राब आदत थी कि वो बोलते थे कि मेरा प्रोफेशन तो डॉक्टरी है, इलाज करना मेरा काम है और ये लाल किताब पढ़ना मेरा हॉबी है, मेरा शौक़ है, इसके बारे में मैं किसी से कंसल्टेशन नहीं करता। चलो कोई बात नहीं। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक पेशेंट बिल्कुल मृत शैय्या पे था। तो बाय द वे मैं भी वहीं था, तो उन्होंने मेरे को बुला लिया। उस पेशेंट की में लड़का था, एक 22 साल की उम्र होगी उसकी। उसका बड़ा विचित्र था कि थोड़ी देर में उसका टेम्परेचर 105 के ऊपर चला जाता था। अब स्पॉन्ज करने के बाद वो नॉर्मल या उसके नॉर्मल के नीचे आ जा रहा था। ये प्रोसेस चालू था, बार बार वो बेचैनी से तड़प रहा था। तो ये डॉक्टर साहब ने मुझे एक तरफ ले जाके बोला कि ध्यान से देखो, मालूम है ना, ये जो है इसका मंगल फेल हो चुका है, दिमागी खाने में मंगल फेल है, राहु का कंट्रोल छूट चुका है। राहु एक पागल हाथी की तरह दौड़ रहा है और वो इसको कहाँ ले जाके किस खाई में गिराएगा कोई नहीं जानता। अर्थात अब इसमें ज़िंदा रहने की कुव्वत बची नहीं। तो उसके बाद शायद एक आध घंटे में उसकी मौत भी हो जाती है। तो उन्होंने एक थ्योरी बता दी कि उन्होंने मेडिकली भी बताया कि जो हमारा हाइपोथैलेमस कहलाता है दिमाग में, यहाँ पे ही एक थर्मल कंट्रोल का एक सेंटर है जो कि मंगल से नियंत्रित होता है, मंगल उसका नियंत्रक है। तो उसके मंगल के बैठे होने से राहु की लहरें काबू में रहती हैं, और अगर ये कमज़ोर पड़ गया या नष्ट हो गया तो फिर तो भगवान ही मालिक है। तो उसके साथ यही हुआ, टेम्परेचर जाना, ऊपर पड़ना, उसको कुछ भी बड़बड़ाना, ये सब चालू था। उसके बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो ये मैं अभी आज को मैंने एक बता दिया, मेरा ख्याल है ये आपके लिए बोरिंग नहीं रहा होगा। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा जितना मुझे खानावार मुझे मालूम है, लिंक करके और बता के और डिस्क्राइब करके किससे क्या है वो बताता जाऊँगा, और जैसा संभव होगा उसके हिसाब से एक डिटेल जो इंफॉर्मेशन है वो लाल किताब में भी दी हुई है, आप निकाल सकते हैं। मैं कहीं बाहर से तो ला नहीं रहा हूँ, बस उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके मैं लगा दूँगा, आप उसको लिख लेना, नोट कर लेना। तो मेरा ख्याल है ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं नई तैयारियों के साथ मिलूँगा, इंतज़ार कर लीजिए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़रूर बताइए, और ना पसंद आया हो तो वो भी बताइए। तब तक नमस्कार।